हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी का, जो हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। इसमें गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। उसके अलावा अजय देवगन ने भी एक माफिया करीम लाला का रोल किया है। वो भी कैसी बस्ती है जहाँ पर तू बसती है, मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। लोगों ने इतना जाना है तो काम एक ही आना है। क्या ये सोच तुझे सताती है, क्या तू वापस जीना चाहती है? क्या बचपन तेरा छीना था, क्यों मुश्किल तेरा जीना था? उन हालातों से हार चुकी हर रात अलग बिछौना था। झांसा अच्छे जीवन का क्या देखकर तुझको लाया था? क्या भूल चुकी है वो जो हर सपना तूने सजाया था? क्या आज भी तू तरसती है इस दलदल से बाहर जाने को? क्या आज भी तू तरसती है फिर से घर को जाने को? क्या यह पहचान बनाने के लिए दुनिया ने तुझे उकसाया था? अगर नहीं तो फिर ये रास्ता तूने क्यों अपनाया था? सेक्स वर्करों के सम्मान और अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी गंगूबाई काठियावाड़ी ने। यह उन्हीं की कहानी है। एक कोठे पर एक लड़की को ज़बरदस्ती ग्राहक के लिए तैयार किया जा रहा था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और जब वह लगातार चिल्लाती रही और नहीं मानी तो उसे समझाने के लिए गंगूबाई को बुलाया गया। गंगूबाई काली कार में सफ़ेद साड़ी, काला चश्मा और मुंह में पान दबाकर आ रही थी बड़े ही रौब से। गंगूबाई ने अंदर आकर देखा तो लड़की को जंजीरों से बांधा गया था। उसने तुरंत खोला और उससे पूछा तो लड़की ने बताया कि उसका पति उसे छोड़ गया है। इस पर गंगूबाई को अपनी कहानी याद आ जाती है। वह उसे अपनी कहानी बताती है। गंगा, यही नाम था उसका। बड़ी ही चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। हीरोइन बनने का सपना था और जब उसके मंगेतर ने उसे मुंबई चलकर सपना पूरा करने को कहा तो वह मान गई और उसके साथ चल दी। रास्ते भर वह अफसोस करती रही कि कम से कम माँ बाबू को बता देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वह आ गई थी मुंबई। उसका मंगेतर उसे कमाठीपुरा ले गया और एक घर में उसे अपनी मौसी का घर बताकर रखा। गंगा को वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मंगेतर ने उसे विश्वास दिलाया और कुछ सामान लेने के बहाने बाहर गया और फिर वापस लौट कर नहीं आया। गंगा बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और बताया गया कि तुझे 1000 रुपये में बेच दिया गया है। गंगा बेसुध हो गई थी, चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ न कर पाई और कई दिन तक उसने खाना पीना नहीं खाया और आखिर में उसे ज़बरदस्ती लाइन में खड़ा कर दिया गया। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी, अब बस शरीर बाकी रह गया था और दरिंदों को बस वही तो चाहिए था। गंगा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। गंगा अब धीरे धीरे गंगू और उसके बाद गंगूबाई बन गई थी। बहुत कम समय में उसने वहाँ पर अपनी धाक जमा ली। इससे वहाँ की मालकिन शीला मासी को तकलीफ होने लगी और उसने सबक सिखाने के लिए एक प्लान किया। उसने एक आदमी को पकड़ा और गंगू को रात में जगाकर उसके पास भेज दिया, यह कहते हुए कि वह ग्राहक है। गंगू उसके पास जाती है। वह आदमी बड़ा खूंखार था। उसने गंगू की बहुत पिटाई की। गंगू चिल्लाती रही, लेकिन शीला बस उसे बचाने का ढोंग करती रही और गंगू इतना पिट गई थी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसका चेहरा खराब हो गया था। उसे 12 टाँके लगे थे। गंगू की सहेली ने बताया कि वह आदमी करीम लाला का आदमी था और करीम लाला किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसलिए गंगू अपने न्याय की फरियाद लेकर पहुंच जाती है करीम लाला के पास। करीम लाला उससे मिलते हैं। गंगू उनसे पूरी कहानी बता देती है और अपने टाँके भी दिखाती है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कोठे के बाहर अपना आदमी रख देते हैं, जिससे कि जब वह आदमी शौकत आए तो उसको पकड़ लें। एक आदमी तैनात हो गया। कुछ दिन बाद शौकत वहाँ पर आता है और उसके बाद फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है। तब तक करीम लाला को खबर मिल जाती है और वह पहुँच जाते हैं कोठे पर। वह शौकत को बाहर लाकर पूरी पब्लिक के सामने अधमरा कर देते हैं और गंगू को अपनी बहन बताते हैं। इससे गंगू का रौब और बढ़ जाता है। अब लोग भी उससे डरने लगे थे। इधर शीला को भी अपना अंतिम समय नज़दीक आता दिख रहा था और एक दिन वह स्वर्ग से धर गई और मालकिन की कुर्सी खाली हो गई थी। गंगू के पास नेतृत्व करने की क्षमता भी थी और उसका दबदबा भी था, इसलिए महिलाओं ने सर्वसम्मति से उसे मालकिन बनने के लिए कहा और वह बन गई थी मालकिन। उसके बाद से उसने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। यहाँ तक की कहानी गंगू ने उस लड़की को बताई। वह लड़की तब भी नहीं मानी तो गंगू उसे आज़ाद करने का सोचती है और उसे लेकर बाहर आती है। उस कोठे की मालकिन कहती है कि वह नहीं जाने देगी, उसने उसे 1000 रुपये में ख़रीदा है। तो गंगू ने उसके मुंह पर 10,000 रुपये मारकर उस लड़की को लेकर चली आई और उसे उसके घर पहुंचा दिया। गंगू के कपड़े की नाप लेने के लिए दर्जी आया हुआ था। यहीं पर उसने पहली बार देखा था रज्जाक को। सच्चे प्यार के लिए तरसती गंगूबाई को रज्जाक के भोलेपन में अपने लिए प्यार दिखने लगा था। वह बस रज्जाक को देखती रह गई। उसके बाद से रज्जाक और गंगू की आंख मिचौली शुरू हो गई। रज्जाक का साथ गंगू को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था।
वह उसे आज़ाद महसूस कराता था। वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी, उसे ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, लेकिन सामाजिक बंधन ने उसे फिर से रोक दिया। इधर कामाठीपुरा में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला था और हर बार की तरह रजिया बाई का जीतना तय था, क्योंकि वह कई बार से यह प्रेसिडेंट का चुनाव जीतती आ रही थी। गंगू ने भी इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया और वह पहुंच जाती है करीम भाई के पास और वह उनसे मांग करती है कि उनका शराब का धंधा कामाठीपुरा में वह संभालेगी। इससे उसे पैसे भी मिल जाया करेंगे और वह वहाँ की महिलाओं के लिए कुछ काम भी कर पाएगी। करीम लाला उसकी बात मान जाता है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक नई कार देता है। रजिया उसे बुलवाती है यह कहने के लिए कि वह चुनाव न लड़े, लेकिन वह नहीं जाती है और तब रजिया गंगूबाई के कोठे पर पुलिस भेज देती है, लेकिन गंगूबाई पुलिस को कुछ पैसे खिलाकर वापस भेज देती है। इससे गुस्सा होकर रजिया गंगू के पास एक दिन खुद आ जाती है और उसे काफ़ी भला बुरा कहती है और उसे चुनाव न लड़ने के लिए धमकाती भी है और कल होने वाली जनसभा में आने के लिए भी आमंत्रित करती है। उसे मजा चखाने के लिए गंगू ने एक प्लान किया और सभा वाले दिन उसने पर्दा वाला मूवी चलवा दिया, जिससे कि सभी लोग मूवी देखने लगे और उसके भाषण में कोई नहीं गया। पूरी सभा खाली थी। इससे रजिया बहुत गुस्सा होती है और तब वहाँ पर पहुँच जाती है गंगूबाई। इस पर रजिया और गुस्सा हो जाती है और वह बदला लेने के लिए प्लान करने लगती है। इधर गंगूबाई ने अपने कोठे पर देखा कि एक लड़की को जाल में बंद करके रखा गया है, क्योंकि उसकी माँ सेक्स वर्कर है और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी वह बने। गंगूबाई कहती है कि वह उसकी शादी कराएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि किसी कोठे पर से कोई दुल्हन जाए। गंगूबाई कुछ सोचती है और शगुन लेकर पहुंच जाती है रज्जाक के घर। रज्जाक बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह मेरे लिए आई है, लेकिन जब उसे पता चला कि गंगू दूसरी लड़की के लिए आई है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। गंगूबाई कहती है कि उसे पता है कि ये कोठे वाली से कोई शादी नहीं करेगा, इसीलिए वह इस लड़की को कोठे की बदनामी से दूर रखकर शादी कराना चाहती है। गंगू अपने साथ ढेर सारा शगुन भी लाई थी, इसलिए रज्जाक के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। रज्जाक गंगू के पास आता है और कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो गंगू कुछ बोलती नहीं है, बस उसकी आंखों में आंसू थे और वह रज्जाक को गले लगा लेती है। एक नेक काम करने के लिए उसने इस बार भी अपनी बलि दे दी थी। और कुछ दिन बाद खबर आती है कि गंगू चुनाव में जीत गई है और पूरी तरीके से जश्न मनाया जाता है और गंगू सबको संबोधित करती है और कहती है कि अब सब लोग आज़ादी से जियो। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन वेश्याओं की ये खुशी कुछ लोगों को खटक रही थी। गंगू को करीम लाला का बुलावा आता है। वहाँ पर कुछ और लोग मौजूद थे। वो लोग कहते हैं कि कोठे के बगल में हमारा स्कूल है और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है कोठे का, और ये लोग कोठा हटाने के लिए सरकार में अर्जी देंगे। इससे गुस्सा होकर करीम लाला इनकी बेइज्जती करके भगा देता है और गंगू से भी कहता है कि तुम्हें अब सतर्क रहना होगा और बड़े काम करने होंगे। कोठे हटाने के लिए लोगों ने मोर्चा खोल दिया था और कह रहे थे कि इन कोठों के कारण पूरा समाज खराब हो रहा है। गंगूबाई भी मैदान में आ गई थी इन लोगों के खिलाफ। एक कॉलेज में गंगूबाई कोठे के कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाती है तो प्रिंसिपल एडमिशन लेने से मना कर देता है। इस पर गंगू कहती है कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उसकी ये सारी बातें बगल में बैठा हुआ पत्रकार भीजी भाई सुन रहा था। गंगूबाई से काफ़ी इम्प्रेस होता है और वह उनसे मिलने के लिए उसके कोठे पर जाता है, जहाँ पर वह गंगूबाई से कई सवाल पूछता है और उसकी ढेर सारी फोटो भी खींचता है। गंगूबाई के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था तो वह कहती है कि बच्चों के साथ मेरी फ़ोटो खींचो और लोगों को हमारे जीवन की सच्चाई बताओ। कुछ दिन बाद भीजी भाई खुशी खुशी गंगू के पास आता है और उसे एक पत्रिका की कवर में उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि उसे एक सभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और जो कुछ भी बोलना है वह उसे लिख कर दे देगा। गंगू ने कभी भाषण नहीं दिया था, इसलिए वह वही लिखा हुआ डर डर के याद कर रही थी और जब वह मंच पर पहुंचती है तो लिखा हुआ कागज़ वह पाड़ कर फेंक देती है और अपने दिल से बोलना शुरू करती है कि वेश्याएं भी समाज का प्रमुख हिस्सा हैं। देवताओं के समय से यह सब प्रथा चलती आ रही है। बस हम ही लोग ऐसे हैं जो छोटे बड़े, गरीब अमीर, काले गोरे में कोई भेद नहीं करते हैं। वैसे तो हमें देखकर लोग बहुत सिकोड़ते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए हम वोट बन जाते हैं, पुलिस के लिए हफ्ते की नोट बन जाते हैं और मर्दों के लिए ठंड का कोट बन जाते हैं। अगर आज हम न होते तो बलात्कार और छेड़छाड़ ज़्यादा बढ़ जाते, इसलिए हम लोग भी समाज के उतने ही प्रमुख हिस्सा हैं जितना कि आप लोग। और आखिर में गंगू ने कहा कि हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटा के आपके मर्दों की भूख हम उन औरतों का रुआब रखते हैं। पूरी सभा में तालियां बजने लगी थी और लोग उसकी वाहवाही करने लगे थे। अब गंगूबाई का काफ़ी नाम हो गया था और उसके कोठे पर एक नेता आता है और कहता है कि अगर तुम हमारी चुनाव जीतने में मदद करोगी तो हम भी तुम्हारी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और प्रधानमंत्री से बात करवाएंगे। गंगू बात मान जाती है और अपनी बात रखने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाती है और प्रधानमंत्री नेहरू से कहती है कि हमें समाज में अधिकार दिया जाए और हमारे कोठों को खाली न कराया जाए। इस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो। यहाँ पर भी गंगूबाई अपनी बातों से प्रधानमंत्री को प्रभावित करती है। पूरे कामाठीपुरा में उत्सव हो गया था। लोग बस गंगूबाई का नाम ले रहे थे और उसके ही रंग में रंग गए थे। गंगूबाई जब तक जिंदा रही उसने समाज के लिए ढेर सारे काम किए, वेश्याओं के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी,
इसीलिए आज भी कामाठीपुरा के घरों में गंगूबाई की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। गंगूबाई ने जो किया शायद उसे इतिहास तो ना याद रखे, लेकिन उसका यह समर्पण कामाठीपुरा हमेशा याद रखेगा। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।